चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कई वर्षों से प्रेसिडेंट की है। साथ ही हमारे साथ एडवोकेट विवेकानंद अवस्थी जी भी मौजूद है, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है। 15 साल से आप सरकारी अधिवक्ता रहे हैं। ये उस परिवार को बिलोंग करते हैं जहाँ से हाईकोर्ट जज आए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है डीएसपी श्री रविंद्र गौतम जी, जो 33 वर्षों से पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने कई अनसुलझे मामलों पर भी अपनी सूझबूझ और तत्परता के साथ अररिया मस्जिद का 6 साल पुराना विवाद सुलझाया है। कई पुलिस सम्मानों से भी इन्हें नवाजा जा चुका है और वर्तमान में श्री गौतम डीएसपी जीआरपी जबलपुर के पद पर है। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड डीआईजी मनोहर वर्मा जी। पुलिस प्रशासनिक सेवा के दौरान अपनी कार्यप्रणाली का एक अच्छा खासा अनुभव हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। डीआईजी मनोहर वर्मा जी जबलपुर में एडिशनल एसपी के कार्यकाल के बाद ग्वालियर भोपाल में भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। मंदसौर और उज्जैन में पुलिस अधीक्षक रहकर अपनी सेवाएं दी है। डीआईजी सप्ताह ग्वालियर और जबलपुर में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। साथ ही इस विषय पर परिचर्चा को और भी प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ाने में इनवाइट करूंगी रिटायर्ड डीएसपी श्री नरेश शर्मा जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद रचना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश के दो शहरों में, इंदौर जो हमारी आर्थिक राजधानी है और भोपाल जो हमारे प्रांत की राजधानी है, इन दो स्थानों पर 10 दिसंबर से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई। आनंद फानंद में ये प्रणाली लागू हुई ऐसा कहा जाना उचित नहीं है, क्योंकि पिछली 5-6 बार इस प्रकार के प्रयास हो चुके हैं और वर्तमान सीएम साहब के कार्यकाल में ये दूसरा प्रयास था। ये बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब बैठक ली भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की, तब यह निर्णय लिया गया, तब वहां प्रशंसा की गई कि पूरे हिंदुस्तान के जो 17 प्रांत हैं उनमें से 70 ऐसे महानगर हैं जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज कह सकते हैं, जहां पर पुलिस आयुक्त की प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है और सफलतापूर्वक चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब उस सिस्टम की, उस प्रणाली की प्रशंसा की, तो उससे प्रोत्साहित होकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसे कार्य रूप में परिणत करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसकी घोषणा की और महज 19 दिन में इसको कार्य रूप इसका प्रदान किया। तमाम नोटिफिकेशन के बाद इसका श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री विवेक जौहरी साहब को। ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि विवेक जौहरी साहब जबलपुर के प्रोफेशनल भी रहे और जबलपुर में उन्होंने पुलिस अधीक्षक का कार्यकाल भी बड़े गौरवपूर्ण तरीके से उन्होंने निर्वहन किया। उनका नाम आते ही यहाँ का इनकाउंटर याद आ जाता है। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि यहाँ पे इनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 आतंकवादियों को धराशायी कर दिया गया था और उनमें से एक जाकर इंदौर में फिर इनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस आयुक्त प्रणाली के बारे में एक बहुत ही गर्व का विषय यह है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए गर्व का क्षण है कि श्री मनोहर वर्मा साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं या मैं उनके साथ बैठा हूँ, ये कहा जाए। मनोहर वर्मा साहब के बारे में कुछ भी अगर कहना है, कुछ भी अगर सोचना है, तो हमें उज्जैन के महाकुंभ के आयोजन के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि महाकुंभ का आयोजन जो श्री मनोहर वर्मा साहब ने जिस प्रकार से संचालित किया वो अद्वितीय था। इनके अलावा कोई और अधिकारी होते तो ये हो सकता मेरी उद्दंडता हो, शायद कोई और अधिकारी होते तो इतने अच्छे तरीके से उसको संचालित नहीं कर पाते। उनका बहुत बहुत स्वागत है और ये गर्वान्वित होते हुए मैं सबसे पहले 2 लाइनों के बाद में श्री मनोहर वर्मा साहब को आमंत्रित करूंगा। ये दोहरी प्रणाली इन 70 महानगरों के अलावा दोहरी प्रणाली चलती थी पहले पुलिस में, जो हमारी अन्य जिलों में भी अभी जो संचालित है, जबलपुर में भी जो प्रणाली संचालित है। पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए डीएम के पास जाना पड़ता है, या अन्य कई मामले हैं जिसमें डीएम से सलाह मशवरा करना पड़ता है या डीएम के निर्णय पे आश्रित रहना पड़ता है। किंतु आयुक्त प्रणाली के उपरांत निश्चित रूप से पुलिस को स्वतंत्रता मिलेगी और वो अपने कार्य को और सुचारू रूप से अंजाम दे पाएगी। मैं आदरणीय श्री मनोहर वर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वे कृपया इस प्रणाली पर प्रकाश डालें और अपना उद्बोधन देते हुए वो अवगत कराएं कि क्या उनकी दृष्टि में ये प्रणाली किस दृष्टि से इस प्रणाली को देखते हैं और ये प्रणाली जनता के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए और शासन के लिए कितनी लाभप्रद होगी। आदरणीय श्री मनोहर सिंह वर्मा साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। आपका मेरे प्रति स्नेह है, इसलिए आपने कुछ अतिरंजित शब्दों का मेरे लिए उपयोग किया। मैं उस योग्य तो नहीं हूँ, किंतु निश्चित तौर पे आप जैसे सभी ऊर्जावान साथियों की मदद से मैं अपना पुलिस का सेवा काल अच्छी तरह से समर्पित कर पाया आम जनता को। सुनने वाले सभी दर्शकों को और हमारे आम जन को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज का जो विषय है वो मध्य प्रदेश के तारतम्य में थोड़ा सा नया विषय है, पुलिस आयुक्त प्रणाली। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले किसी प्रणाली के संबंध में जानने से पूर्व हमें ये जानना होगा कि वास्तव में पुलिस की भूमिका क्या है समाज में, क्योंकि पुलिस आयुक्त प्रणाली है और पुलिस के तारतम्य में ही ये लागू की गई है। तो हमें ये समझना होगा कि वास्तव में पुलिस की भूमिका क्या है, और जब हम भूमिका को समझेंगे तो फिर हम इस बात को समझ पाएंगे कि इस प्रणाली की वास्तव में क्या उपयोगिता है और ये कितनी अधिक सार्थक हो सकेगी। आप सभी जानते हैं, आप प्रेम भाई तो बहुत दिनों से सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे साथी जो विवेकानंद अवस्थी जी हैं वे भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और मेरे दो साथी पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और आप सभी आम जीवन में रहते हैं और आप देखते हैं पुलिस को कई मर्तबा, और आपने कई मर्तबा महसूस किया होगा कि पुलिस की आपको कहाँ कैसी आवश्यकता लगती है। यदि मैं एक वाक्य में कहना चाहूँ तो पुलिस की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो होती है समाज में एक ऐसा सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना जिसमें आप सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और सुरक्षित महसूस करते हुए अपने जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करने के लिए निरंतर गतिशील रहें। तो ये जो सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराने की बात होती है, ये एक ऐसी चीज है जो जब तक उपलब्ध होता है तब तक हम उसका महत्व नहीं समझते। ये वैसा ही है जैसे अभी हम ऑक्सीजन लेते हैं, चारों तरफ हवा उपस्थित है, ऑक्सीजन है, तो हमें पता नहीं लगता कि ऑक्सीजन कितनी उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। लेकिन अगर कभी मान लीजिए बाय द वे हम बात करते हैं ना, जैसे दिल्ली वगैरह की प्रदूषण बहुत बढ़ गया, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई, और अगर हम पहाड़ी पर चले जाएं, ऊंचाई पर चले जाएं जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, तब हमें समझ में आता है कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो ये जो सुरक्षा का वातावरण है, जो सुरक्षा है, वो एक ऐसी चीज है जो जब तक हम सबको उपलब्ध है हम उसको अनुभूत नहीं करते। फर्ज कीजिए अभी आपको अगर कोई ये बता दे कि जहां पर भी आप हैं वहां पे कोई विस्फोट होने वाला है, या वहां पर कोई दंगा होने वाला है, या वहां पर कोई हथियार लेकर के आ गया है, वहां पे कोई किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि होने वाली है, तो तत्काल आप सबका मन मस्तिष्क इस बात पर आ जाएगा कि अरे क्या होगा, हम सुरक्षित हैं नहीं है। सब अपने आप को सुरक्षित करने के मार्ग पर हम अपने आप को ले जाना चाहेंगे। तो ये जो सुरक्षा का वातावरण होता है, ये उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो पुलिस पर होता है। अब ये हम उपलब्ध कैसे कराते हैं, इसके लिए सबसे पहली बात होती है कि जो कानून का राज हम बात कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारे समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। मतलब हर व्यक्ति कानून के हिसाब से चले, कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को अकारण से परेशान न करे, ताकि हर व्यक्ति ठीक तरह से अपने काम को करे और उसको किसी तरह का कोई भय न रहे। तो ये होती है कानून व्यवस्था की स्थिति। तो सबसे पहले पुलिस का दायित्व होता है कि क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से मेंटेन रखे। फिर अगर कहीं पर कोई अपराध घट गया है किसी के साथ, या तो किसी व्यक्ति के साथ घटता है या कई बार सामूहिक रूप से कुछ लोगों के साथ घटता है, तो ऐसे जो अपराध घटते हैं वो अपराध न घटने दे, मतलब अपराधों को रोके, अपराधों की रोकथाम करे, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद अगर कहीं कोई अपराध घट गया है तो फिर उस अपराधी का पता लगाए और अपराधी को पता लगा करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से उसको दंड दिलाए, और सुनवाई करने के बाद में फिर वो तय करते हैं कि अब इस आदमी को क्या करना है। इसको केवल बाउंड ओवर कर देना है। बाउंड ओवर का मतलब कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे, गड़बड़ करोगे तो फिर इतने रुपए की संपत्ति तुम्हारी जब्त कर ली जाएगी, या इतनी जमानत तुम्हारी जब्त कर ली जाएगी, या हम तुमको निरोध में भेज रहे हैं, तुम्हें जेल भेज रहे हैं। जब हमें इस बात की आशंका नहीं रहेगी कि तुम कोई अपराध करोगे तब तुम्हें जेल से छोड़ेंगे। तो ये जो सीआरपीसी है इसमें कुछ प्रावधान है
जैसे धारा 107 होती है जिसमें हम केवल उसको बाउंड ओवर करते हैं कि तुम कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी कुछ जमात राशि जब्त हो जाएगी। कुछ धारा 110 के प्रावधान है जिसमें जो आदतन बदमाश होते हैं उनको बाउंड ओवर करते हैं कि भैया तुम कुछ गड़बड़ नहीं करोगे। फिर धारा 151 एक ऐसी धारा है जिसमें यह होता है, हमें पता है कि ये आदमी कोई भी अपराध कर सकता है, तो हम तत्काल उसको पकड़ते हैं और पकड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि भैया तो इसको अभी निरोध में रखो, नहीं तो ये कुछ अपराध कर लेगा। इसी तरह आपने देखा होगा कई बार हम कुछ लोगों को कहते हैं कि इनको जिले के बाहर भेजा जाए, ये जिले में रहेंगे तो जिले में शांति का वातावरण नहीं होगा, जिसको हम जिला बदर कहते हैं। तो वो जिला बदर की कार्रवाई भी हम तैयार करते हैं, तैयार करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर रखना ही खतरनाक है, दूसरे जिले में भी नहीं रह सकते, तो ऐसे लोगों को हम एनएसए के अंतर्गत निरोध में भेजते हैं। और ये जितने भी इससे कार्रवाई करना होती है पुलिस को, वो सब पुलिस केवल तैयार करती है, तैयार करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद फिर उस पर निर्णय होगा कि इसमें क्या करना, बाउंड ओवर करना है कि नहीं करना, जेल भेजना है कि नहीं भेजना, जिला बदर करना है कि नहीं करना। तो आप जानते हैं कि जो महानगर है, जो बड़े नगर है, वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास बहुत काम होता है। उनके पास ये जो काम है जो अभी मैंने आपसे चर्चा की, उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, राजस्व के काम होते हैं। तो उनकी जो कार्य की व्यस्तता है उसे देखते हुए ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण में उतनी त्वरित गति से निराकरण नहीं हो पाता सुनवाई होकर। तो जिस व्यक्ति को हमें जब बाउंड ओवर करना है या उसको प्रिवेंट करना है, निरोध में डालना है, तो जितना जल्दी हम करना चाहते हैं उतनी जल्दी उनको नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी महानगर जहां पर कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास बहुत ज्यादा काम है, वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ये जो अधिकार हैं, सुनवाई करने वाले और सुनवाई करके फाइनली या तो जिले के बाहर करने वाले या निरोध में भेजने वाले या बाउंड ओवर करने वाले, वो सब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिए जाते हैं। तो पुलिस का तो काम ही यह है, मुझे पता है कि इस आदमी को भेजना अंदर बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ करेगा, तो प्रायोरिटी के ऊपर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उसकी सुनवाई करके त्वरित गति से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हम चाहते हैं कि ये लोग 20 लोग हैं जो हमारी कानून व्यवस्था को खराब करने वाले हैं या अपराध करने वाले हैं, हम उनको त्वरित गति से कार्रवाई करके या तो निरोध में भेज पाएंगे या जिला बदर कर पाएंगे या बाउंड ओवर कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा मजबूत होगा, हमारे जो अपराधों की रोकथाम है वो ज्यादा मजबूत होगी, कुल मिला के जो पुलिसिंग है वो ज्यादा प्रभावशाली होगी। तो इसलिए नरेश जी, हमारे जितने भी महानगर हैं बड़े बड़े हमारे देश के, जो अभी आप बता रहे थे, वहां पर ये पुलिस आयुक्त प्रणाली इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास दूसरे कामों का इतना अधिक बोझ होता है कि ये जो काम है पुलिस के, जिनमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अपराधों की रोकथाम करना है, वो उतनी त्वरित गति से नहीं हो पाते। तो त्वरित गति से हो पाए, पुलिस एफिशिएंटली काम कर पाए और प्रभावशाली तरीके से आम जनता में अधिक सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां उत्पन्न हो, अच्छे से सुदृढ़ रहें, ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली लगाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7वीं अनुसूची है, 7th अनुसूची, उसमें पुलिस राज्य का विषय है। इसी के साथ ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ फ्रीडम का जहां उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 में कहीं भी कोई राइट नहीं दिया गया, किंतु वहां भी राज्य की परिभाषा दी गई। इसी प्रकार पुलिस रेगुलेशन 1861 में भी के पार्ट 4 में पुलिस कमिश्नर पुलिस आयुक्त प्रणाली का उल्लेख है। इसी के मद्देनजर ब्रिटिश काल में केवल 3 जगह पुलिस आयुक्त प्रणाली हुआ करती थी, मद्रास में जिसको हम चेन्नई कहते हैं, कलकत्ता में जिसको कोलकाता कह रहे हैं, और बॉम्बे में जिसे हम मुंबई कहते हैं आजकल। ये 3 ही जगह केवल आयुक्त प्रणाली हुआ करती थी। अब वो आयुक्त प्रणाली बढ़ के धीरे धीरे हमारी देश की आजादी के बाद 70 और अब 2 मिला के 72 स्थानों पर 72 महानगरों में हो गई है। ये प्रेसिडेंसी सिटीज कहलाती थी, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहलाने लगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के क्या पावर होंगे, अभी जैसा डीआईजी साहब ने हमको बताया कि 151 दंड प्रक्रिया संहिता, 107, 116 जिला बदर के जो राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर किया जाता है, या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम निरोध में लेते हैं। ये अधिकार प्राप्त होंगे सर उनको जनवरी से, चूंकि वो तिमाही अधिकार होते हैं, तो अब वो पावर डेलीगेट अब जनवरी में होंगे।
तो जिला बदर और एनएसए के अलावा बाकी सब पावर 133 सीआरपीसी के भी, हम जब कोतवाली और लॉर्डगंज में थाना प्रभारी थे तो ये टंग में लटकाया करते हैं जो व्यापारी लोग। कई बार प्रेम दुबे साहब का फोन आता था कि क्यों हमारे व्यापारी परेशान हो रहे, हम वो टंग में उनके हटवा देते थे 133 में, लेकिन उसके लिए भी हमको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था। 144 में लाठीचार्ज करना हो या अश्रु गैस छोड़ना हो या वाटर कैनन चलाना हो या और कोई बल प्रयोग करना हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर आधारित रहना पड़ता था। जैसा कि साहब ने बताया अभी कि हम दोहरी प्रणाली पे एकल अधिकार प्रणाली की तरफ परिवर्तित हो जाएंगे जबकि पूरे मध्य प्रदेश में या अन्य नगरों में भी या कम से कम भी इंदौर और भोपाल में तो हम एकल अधिकार प्रणाली की ओर अग्रसर हो जाएंगे। हमारे बीच में हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता है माननीय विवेकानंद अवस्थी जी, जाने माने अधिवक्ता हैं आप, मैं उनसे जानना चाहूंगा। अभी हम जब यहाँ आ रहे थे इस परिचर्चा के लिए तो डीआईजी साहब ने कहा कि इसको परिचर्चा का रूप देना उचित नहीं है, तो ये तो केवल हम चाहते हैं कि हम विज्ञता हम लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस बताएं, लोगों को बताएं कि आयुक्त प्रणाली क्या है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अवस्थी साहब से कि वे कृपया बताएं कि वो एक एडवोकेट की दृष्टि से क्या अनुभव करते हैं कि वैधानिक दृष्टि से इस पर क्या टिप्पणी करेंगे और क्या जनसाधारण के वैधानिक अधिकार जो पर्टिकुलर 12 से 15 आर्टिकल 12 से 35 तक के वर्णित है उसको क्या इफेक्ट करेगा। आप क्या समझते हैं कि क्या उसको ये आयुक्त प्रणाली प्रभावित करेगी या इसी प्रकार रहेगी या इन अधिकारों में और उसको ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। देखिए, जहाँ तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, भारतीय संविधान जो है वो अपने यहाँ के कानून व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। उसी से सारे जितनी विधि हैं, लॉ के जितने भी प्रावधान है सब उसी से विकसित हुए हैं और उसको ही आधार स्तंभ मानकर ही सारे कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं। अब जैसा कि माननीय वर्मा साहब ने अभी बताया कि सीआरपीसी जो है तो सीआरपीसी से प्रक्रिया उसमें विहित है कि किस प्रक्रिया से कौन सी चीज होगी, किसको क्या अधिकार रहेंगे, किन अधिकारों को किस तरह से प्रयोग किया जाएगा और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये सारी चीज दंड प्रक्रिया संहिता में लिखी हुई है और उसके साथ में जैसे वो पुलिस एक्ट है और कई एक अन्य सहायक एक्ट्स और रूल्स वगैरह और रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसके द्वारा ये किया जा सकता है कि अधिक से अधिक न्याय की व्यवस्था कैसे कायम किया जाए, रूल ऑफ लॉ कैसे एस्टेब्लिश किया जाए कंट्री में और सभी प्रदेशों में। तो उस दिशा में मेरा ऐसा मानना है कि माननीय वर्मा साहब ने बहुत अच्छे से इस चीज को अभिव्यक्त किया कि जब रूल ऑफ लॉ कायम होता है तो पुलिस का उसमें एक अपना अलग एक योगदान होता है और पुलिस के ही ऊपर ये दारोमदार बहुत हद तक रहता है कि कानून व्यवस्था को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। तो इस दृष्टि से अब जैसे यदि हम इसको एक उदाहरण से समझें कि जैसे हमारे यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो एक विशेषज्ञ हर चीज के होते हैं जिनके पास ही लोग जाता है। हृदय रोग से संबंधित किसी को परेशानी होती है तो वो जाते हैं हृदय विशेषज्ञ के पास, किसी को यदि मस्तिष्क के संबंधित परेशानी है तो वो उसके विशेषज्ञ के पास जाते हैं, हड्डी रोग, इसी तरह से सब लोग अलग जाते हैं। तो जो न्याय व्यवस्था का क्षेत्र है, जैसे कि जो न्याय व्यवस्था कायम करने का प्रश्न है और जो पुलिस के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है, तो ये अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की भांति काम करते हैं। इसलिए एक हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जो डीएम है वो एक जनरल प्रैक्टिशनर जैसे हो गए, उनको कई फील्ड के अलग अलग विविध काम करने रहते हैं और उसमें उनकी व्यस्तता भी रहती है। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद उतनी विशेषज्ञता नहीं रहती है कि जितने प्रभावशाली ढंग से एक पुलिस का अधिकारी जो कि फील्ड में भी रहता है, उसको सब चीजों की जानकारी भी रहती है और बेहतर तरीके से वो ऐसे मामलों को हैंडल कर सकता है। इसलिए एक विशेषज्ञ की हैसियत से अब जो नई प्रणाली कायम करने का हमारे यहाँ सरकार ने जो बीड़ा उठाया है और 2 प्रदेशों में उसको आरंभ करके एक पहल करी है, एक शुरुआत करी है, जो हो सकता है आगे चल करके पूरे प्रदेश में लागू हो जाए। इसमें हमको कोई बुरी चीज नहीं दिखती, बल्कि बहुत अच्छी चीज है। ये चीजों को और कानून को और प्रभावी ढंग से स्थापित करने का एक प्रयास है जो कि मेरी दृष्टि से सराहनीय। अब कुछ जगह ये जरूर बहस का मुद्दा रहा है कि साहब इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है या दुरुपयोग की संभावना है, किसी भी एक अंग को बहुत ज्यादा शक्तियां दे देने से उसका दुरुपयोग होगा। तो यहाँ पे ये मैं बता देना आप लोगों को उचित समझता हूँ कि कभी भी किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है माननीय न्यायालय के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, रिट याचिका वगैरह लगा करके, लेकिन ये स्थापित सिद्धांत है न्याय का
कि केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पे या किसी कानून के दुरुपयोग के आधार पे किसी कानून को चुनौती दिया जाना उचित नहीं होता और वो कायम नहीं होता कोर्ट, इसलिए वो कोई आधार नहीं होता है। अब दुरुपयोग को देखने के लिए किसी व्यक्तिगत प्रकरण में कुछ मामलों में है तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय देखेंगे कि यदि कहीं दुरुपयोग हुआ है किसी अधिकार का तो उसको देखने के लिए हम लोगों के यहाँ कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स इन चीजों को देखेंगी और सुधारेंगी और सुधार करती आ रही हैं। अभी की जो वर्तमान प्रणाली में भी जो कार्रवाइयां होती हैं उनको न्यायालय देखती हैं, जब भी चुनौती आती है उनके सामने तो वो देखते हैं कि यदि कहीं कोई प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है या किसी कोई न्याय का या किसी अधिकारता का दुरुपयोग हुआ है तो उसको दुरुस्त करने के लिए हमारी न्यायालय सक्षम है। तो सब मिलाकर के यह देखा जाएगा कि ये जो वर्तमान प्रणाली है मध्य प्रदेश में, मुझको आशा है कि ये बहुत कारगर सिद्ध होगी और एक अच्छी शुरुआत है जिसको आगे चल करके हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब हमें एक मध्यांतर के लिए रुकना पड़ेगा, हम अभी गए और ये वापस आए। आप कृपया देखते रहिए संस्कार टीवी। वर्तमान परिवेश में कि शहरीकरण द्रुत गति से बढ़ रहा है और इसके कारण भौगोलिक स्थितियां भी परिवर्तित हो रही है। ग्रामीण अंचलों से कतिपय कारणों से पलायन हो रहा है, लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। शहरों में अपेक्षाकृत ज्यादा जनसंख्या हो रही है ग्रामीणों की अपेक्षा। ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति को और चुनौतियां उसके लिए निर्मित हो गई है और ये चुनौतियां थाना लेवल पर ज्यादा प्रभावित कर रही है, थाना लेवल के कर्मचारियों के, अधिकारियों को। हमारे बीच में एक ऐसे अधिकारी उपस्थित है जो डिप्टी एसआरपी है, उप पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी हैं, जिन्होंने अपना काफी लंबा समय क्षेत्र में व्यतीत किया है, मैदानी इलाके में व्यतीत किया है। पुलिस के थाने में आप थाना प्रभारी के रूप में भी रहे हैं और उसके बाद में टीआई के पद पर भी आपने वहां काम किया और आजकल डीएसपी हैं। मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा, इनकी टिप्पणी चाहूंगा कि ये क्या महसूस करते हैं, क्या ये अभी तक की जो प्रणाली थी जिसमें एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी और फिर टीआई और टीआई के बाद में छोटे थानों में सब इंस्पेक्टर और जो उसके बाद में सबॉर्डिनेट स्टाफ होता था, उसके ऊपर कितना प्रेशर था अधिकारियों का, और ये प्रणाली लागू होने के बाद जब एक सीपी होंगे, जॉइंट सीपी होंगे, डीसीपी होंगे, एडिशनल डीसीपी होंगे और एसीपी होंगे, 40-45 अफसर हो जाएंगे एक ही जिले में, तो क्या आप अनुभव करते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बॉसिंग बढ़ जाएगी या क्या आपके जो कर्मचारी हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, वो कैसा अनुभव करेंगे इस व्यवस्था को? धन्यवाद सर। इस जो प्रणाली के संबंध में जैसा कि अभी सर ने बताया कि पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस हिसाब से सीआरपीसी में धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी हैं उसमें भी महानगर की परिभाषा दी है। हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में राजभोगी शहर हुआ करते थे, उसमें भोपाल और जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और पहले रायपुर भी हुआ करता था। क्योंकि 9/12/2021 को 9/12 का भी टोटल 21 है और 21 है ही, तो इस शुभ दिन में ये 2 महानगरों में प्रणाली लागू हुई है। इसका हम पुलिस अधिकारियों को अत्यधिक लाभ है, कारण हम जो समस्याएं रोज देखते हैं, हमारे सामने जो परिस्थितियां लाइन ऑर्डर में आती हैं, उनको जैसा कि अभी डीआई साहब ने बताया कि हम प्रकरण बनाकर माननीय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या एसडीएम या कलेक्टर साहब के पास पेश करते हैं, लेकिन उसमें विलंब हो जाता है सुनवाई के दौरान। जब इस सिस्टम में हम आ जाएंगे और हमारी जो कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी और उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब इस प्रणाली का फायदा ये रहेगा कि हम लोग जो मैदानी अधिकारी हैं, हमें उस लाइन ऑर्डर से संबंधित बखूबी जानकारी है और हम प्रैक्टिकली उस जानकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताते हैं, तत्समय ही उन्हें जानकारी हो जाती है। इस कारण उनको ना तो निर्णय लेने में समय लगेगा
और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी और अपराधों पर भी नियंत्रण होगा। जहां एक ओर हम ये देखते हैं कि हम किसी प्रकरण को लेकर, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कई वर्षों से उभरी थी, हमारे डीजीपी महोदय श्री विवेक जौहरी साहब जब जबलपुर में पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, जब एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी औलिया मस्जिद की, और वो 1994 से अभी तक चलती है। हम लोग बार बार कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देते थे, मात्र सीमांकन और नामांकन के कारण वो प्रकरण चलता रहा। फलस्वरूप वर्ष 2019-20 में पुलिस अधीक्षक महोदय तत्कालीन और उसके पूर्व के पुलिस अधीक्षक महोदय ने कलेक्टर साहब से उसको व्यक्तिगत रूप में बताया और उस समस्या का एक 28 वर्ष से चली आ रही कानून व्यवस्था की समस्या का निदान हुआ। ठीक इसी प्रकार हमारी जो बीच में चाहे वो 110 की कार्रवाई हो, चाहे वो जिला बदल की हो या एनएसए की कार्रवाई हो, जहां प्रकरण को पेश करने के बाद उसकी सुनवाई होगी उसमें समय लगेगा, लेकिन जब पुलिस अधिकारी एक आयुक्त, उपायुक्त या सहायक आयुक्त के रूप में काम करेंगे तो उन्हें चूंकि डायरेक्ट लिंक अपने अधीनस्थ से रहती है और उस समस्या का त्वरित निदान भी होगा और इससे अपराधों में भी नियंत्रण होगा। साथ ही साथ हमारे जो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, हम फील्ड अधिकारियों को मालूम रहती है कि इस प्रमुख घटना का ये परिणाम होने वाला है, क्योंकि हम उसकी प्रस्तुति करते हैं कागज के माध्यम से, अपने दस्तावेजों के माध्यम से। उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्योंकि व्यस्तता उसकी अन्य कार्यों में है और वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाता क्योंकि उसके पास और भी काम है, फलस्वरूप बड़ी घटना घट सकती है। तो चूंकि जब ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली हमारे 2 जिलों में लागू हो गई है, क्योंकि महानगर की श्रेणी में हमारा जबलपुर भी आता है, तो यहाँ भी ये जब प्रणाली लागू होगी तो इसका समुचित लाभ आम जनता को और जो समाज है इसे मिलेगा। हाँ, तो ये कहा जाना उचित नहीं है कि इतने सारे अधिकारी होंगे तो थाना लेवल पर या थाने के और नीचे लेवल पर जो थाने में कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। निश्चित रूप से ये प्रणाली सुखद होगी। अधिकारियों को अधिकार तो दे दिए गए और बल का भी विस्तार होना चाहिए, ये भी बात सही। हमारे बीच में एक प्रसिद्ध समाज सेवी भी उपस्थित है और वो एक दल विशेष से संलग्न है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप लगातार कई वर्षों से का उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपकी पार्टी में भी जो कांग्रेस पार्टी जिसको आप बिलोंग करते हैं, वहां भी 4 बार दिग्विजय सिंह साहब के जमाने में, अर्जुन सिंह साहब के जमाने में और दिग्विजय सिंह साहब के समय में, उनके कार्यकाल में 4 बार ऐसा प्रयास हुआ कि आयुक्त प्रणाली लागू कर दी जाए, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई। अब आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है तो एक व्यवसायी की दृष्टि से, एक बहुत बड़े व्यवसायिक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते आप क्या अनुभव करते हैं? आपने इन दिनों में क्या समझा? ये प्रणाली किस प्रकार से लाभान्वित करेगी समाज को, या किस प्रकार से व्यापारियों को लाभान्वित करेगी, या इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे? आज यहाँ पे इस परिचर्चा में सभी सम्मानीय हमारे वक्तागर यहाँ पे हैं। तो वर्मा जी ने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी। पुलिस का और जनता का वैसे ही नाता है जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बहुत लंबे अंतराल जिंदगी के हम लोगों ने छात्र राजनीति से समाज में आए। मैं सेंट लॉरेंस कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करता था और पढ़े लिखे कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करता था, जहां सब पढ़े लिखे लोग लाया करते थे। पुलिस से बहुत अच्छे से, करीबी से मैंने देखा कार्यशैली, कैसे पुलिस समाज के लिए काम करती है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए और नियम कानूनों को पालन कराती है। आज से अगर आप पुराने पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि उन नातों से बना के और पुलिस व्यवस्था का पालन करा लेते थे और उनके नातों का जो क्रम था वो इतना मजबूत होता था कि संवाद से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान हो जाता था। बहुत ज्यादा कानून का ऊपर थोपने से वो बचते थे।
और उनकी रिलेशनशिप इतनी मजबूत होती थी सोसाइटी से कि उस सोसाइटी के प्रमुख पद का वो उपयोग करते थे और बड़े बड़े आंदोलन, धरने, प्रदर्शन वो एक सीमा के अंतर्गत उसको रोक देते थे कि बस इससे आगे आपको करना है, इससे आगे नहीं करना है। आज जो व्यवस्था चेंज हुई है, रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं, ये हमेशा स्वागत योग्य है, क्योंकि आज लोकसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर हो, आप देखेंगे कि बहुत सारे नियम कानूनों का परिवर्तन समय के अनुसार किया जाता है और ये किया जाना भी चाहिए, क्योंकि अनुभवों से ही आगे नए रास्ते निकलते हैं। जो पुलिस की नई व्यवस्था आई है, इस पे हम लोगों का यही कहना है कि बहुत वक्त से इस पुलिस के अंदर बहुत सारे रिफॉर्मों की जरूरत है। पुलिस का कमिश्नर प्रणाली एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के साथ साथ पुलिस के अंदर की भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे भी आगे बहुत सारे परिवर्तन होने चाहिए। चाहे पुलिस के अंदर के जीवन शैली का सुधार हो, चाहे उनके स्वास्थ्य का सुधार हो, तो ये प्रणाली जो बदली है ये निश्चित तौर पर ये करेगी कि एक तात्विक आप निर्णय कर पाएंगे किस बदमाश व्यक्ति को कैसे पकड़ना है, कब उसको जेल भेजना है, कब उसको क्या सजा देना है। मगर समाज में एक डर जरूर है, जिसको हमारे वकील साहब जी ने, अवस्थी जी ने भी एक बात उठाई कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष से, कोई प्रकरण विशेष से, कभी किसी समस्या में वो अपने रंजिश से कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक तरफा निर्णय लेने लगे। तो उसके लिए भी हमें इस सिस्टम को थोड़ा 1-2 साल वॉच करना चाहिए और देखना चाहिए इस सिस्टम के अंदर की खामियां और अच्छेपन क्या है। अच्छे चीजों को उसमें रखना चाहिए और जो चीजें कहीं ऐसा सिस्टम में कमजोरी दिखे तो उसको सुधार करना चाहिए। तो ये एक रेगुलर प्रक्रिया है और इस रेगुलर प्रक्रिया के अंतर्गत सुधार हमेशा होते रहना चाहिए। और इसमें मैं आज जो मध्य प्रदेश शासन में 2 जिलों में किया है, मैं जरूर ये मांग करूंगा कि अन्य बड़े शहरों को भी क्यों नहीं किया गया। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि जबलपुर को उसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। क्या आज जो इंदौर में समस्या है, भोपाल में समस्या है, क्या वो समस्या जबलपुर में नहीं है? तो क्यों नहीं जबलपुर को प्राथमिकता में हमारी सरकारें देखती हैं और क्यों नहीं हर चीज तीसरे क्रम में हम क्यों आना चाहते हैं? यानी पहले दूसरे इंदौर पे करेंगे, भोपाल पे करेंगे, फिर जबलपुर पे। क्योंकि मैं ये मंच पे ये कहना चाहता हूं, हर चीज में प्रायोरिटी दूसरे बड़े इंदौर भोपाल की नहीं होना चाहिए। हमारा भी हक है कि इस तरह के जो भी कानून लाए जाते हैं वो जबलपुर में भी उनका समावेश किया जाए, जबलपुर में भी उसको आजमाया जाए और जबलपुर में भी उसको देखा जाए। मैं जरूर, आज वर्मा जी यहां बैठे हैं और पुलिस के हमारे शर्मा जी लोग ने जीवन दिया है। जबलपुर, आज मैं चर्चा कर रहा था कि आज पुलिस का केवल कानून व्यवस्था पर नहीं है। आज अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर भारत की हालत ऐसी हो गई है कि 143वां नंबर है भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में। खुशी के इंडेक्स में हम 143वां 143 नंबर पे हैं। हमारे से आगे इतने देश आगे आ गए हैं। आज जब फिनलैंड जैसा एक देश छोटा सा वो नंबर 1 है खुशी के इंडेक्स में, यानी पब्लिक किससे खुश है, किस सिस्टम से खुश है, किस देश में खुश है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उस देश को, वहां के नागरिकों को गर्व कराती हैं अपने देश के प्रति, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज फिनलैंड जैसा एक छोटा सा देश दुनिया में नंबर 1 है कि वहां की रहने वाली जनता सबसे ज्यादा प्रसन्न है। तो आज जो ये भारत है का क्रम है, ये क्यों गिर रहा है? और अगर ये गिर रहा है तो हमारे मनुष्य के, समाज के खुशी का जो इंडेक्स होना चाहिए वो हमेशा बढ़ना चाहिए। प्रसन्नता का, अगर हम प्रसन्न होते हैं तो जब शांति रहेगी, चोरी चमारी नहीं होंगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तमाम तरह की जो हमारी खामियां हैं सिस्टम की, वो खामियां कम होंगी, तो जरूर हमारे मानव समाज का भी मतलब एक जो इंडेक्स होगा वो बढ़ेगा और पुलिस का काम कम होगा। पुलिस का काम तब कम होगा जब सब लोग नियम कानून का पालन करते हुए चलेंगे। एक नागरिक के रूप में भी हमारा काम है कि हम पुलिस के नियम कानूनों को पालन करें। आज कोरोना काल के अंदर पुलिस का हर नागरिक
चौगड्डों में जब हम लोग घर में सोते थे तो वो सड़कों में खड़े होकर लोगों की व्यवस्थाएं संभालते थे। देख के ये प्रसन्नता की उनको भी कोरोना हो रहा, वो भी मर रहे हैं, मगर खड़े होते थे। और एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य भी है कि हर सिस्टम के अंदर, आप सिस्टम पे हमको जेल भेज सकते हो, हमको जिला बदल कर सकते हो, मगर यदि हम नागरिक के रूप में हम अच्छा उन्नत नागरिक बन पाए शायद समाज के अंदर, तो पुलिस का ये सिस्टम तभी कारगर होगा। यदि मनुष्य अपने आप को सिस्टम में नहीं डालेगा तो कोई भी सिस्टम आपका समाज के अंदर खुशियां नहीं ला पाएगा, जो कि सबसे बड़ा आधार होना चाहिए कि हम खुशियां नीचे तक ले जाएं। ये मेरा आपका कहना है। मेरा क्योंकि समय की पाबंदी है इसलिए मैं छोटे छोटे प्रश्न हैं जो माननीय डीआईजी साहब से पूछूंगा, उनके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और चाहूंगा कि वो एक बार में ही एक ही कंटिन्यूएशन में उसका जवाब दे दें और हम सबको इस बातों से अवगत कराएं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे डीजीपी साहब दोनों की मंशा ये है कि अन्य राज्यों के, जैसा कि मैंने बताया कि 17 राज्य हैं और 17 राज्यों में 70 जगह इन हमारे 2 महानगरों को छोड़ के पूर्व से ही आयुक्त प्रणाली है। वहां रिस्पांस पीरियड पुलिस का 0 माना गया है। सीएम साहब की भी मंशा है, डीजीपी साहब की भी मंशा है कि रिस्पांस पीरियड 0 हो, अनुसंधान की गुणवत्ता ट्रिपल+ हो, इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसी प्रकार जो सार्वजनिक जांच है, सार्वजनिक आवेदन पत्रों की, शिकायतों की जांच है, उसकी भी गुणवत्ता ट्रिपल+ मानी गई है, मानना चाहते हैं वो। अनुसंधान का स्तर जैसे मैंने बताया उसमें सब चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त मेरे 2 प्रश्न हैं कि ये जो आयरन फ्रेम ब्यूरोक्रेसी है या जिसे स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में कहा था कि आईएएस कैडर और एसएएस कैडर के जो लोग हैं उन्होंने भी विरोध भी प्रकट किया। होम सेक्रेटरी के पास भी गए, आप आईएएस अधिकारी भी गए, एसएएस के अधिकारी भी गए, उन्होंने विरोध प्रकट किया। वहीं अरुण गोटे साहब ने इसकी तारीफ की, इस प्रणाली की। दिनेश चंद जुगरान साहब ने भी इस प्रणाली की तारीफ की। यहां तक कि जो त्रिपाठी, सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी जो बहुत हमारे सख्त अधिकारी माने जाते थे, उन्होंने भी इसकी तारीफ की। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आपको बल देना पड़ेगा। जिससे मैं मुंबई गया सर, वहां देखा मैंने कि थाना लेवल पे भी अलग अलग प्रकार के बल है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से एक पीआई है, एक टीआई जिसको हम कहते हैं, वह पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक अलग पुलिस इंस्पेक्टर है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम प्रिवेंशन के लिए एक अलग पुलिस इंस्पेक्टर है, वो बंदोबस्त करने वाले अलग लोग हैं, और उन सबके ऊपर एक सीनियर पीआई है जो थाना प्रभारी है वहां का। तो मैं साहब से जानना चाहूंगा कि क्या लाल फीताशाही या जिसको मैंने आयरन स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी कहा, वो प्रभावित करेगी इस प्रणाली को, या क्या हम जितने 0 टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं या 0 रिस्पांस पीरियड हम चाह रहे हैं, क्या वो बल के बिना, जैसा कि सुभाष चंद्र त्रिपाठी साहब ने कहा कि अधिकारी दे दिए आपने, अधिकार दे दिए, लेकिन उन अधिकारों का उपयोग करने के लिए बल तो दीजिए। तो क्या इस जो वर्तमान में हमारे पास बल है, जितनी रिक्तियां हैं अभी पुलिस के हर थाने में, क्या उसके चलते ये सब संभव हो पाएगा? मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहूंगा। देखिए नरेश जी, सबसे पहले तो हम सभी को ये समझना चाहिए, हम लोग जितने भी सार्वजनिक जीवन में और विशेषकर जो शासकीय सेवक हैं, फिर चाहे वो किसी भी कैडर के हों, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के हों, पुलिस सेवा के हों, कमर्शियल सेवाओं के हों, वे सब का दायित्व तो मिलकर के केवल एक है कि हम जनता को अच्छी सेवाएं दें, फिर चाहे हमारी सरकार ही क्यों ना हो। सबका दायित्व तो यही है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारा देश जो है वो जनता के लिए है कि हम जनता की सेवा करें और जनता को बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो ये अधिकार किसके पास रहते हैं और किसके पास से जाते हैं, ये तो विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। इसमें केवल ये देखा जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को जो काम करना है, जिसको जो जवाबदारी सौंपी है, तो वो जवाबदारी पूरी करने के लिए उसके पास पर्याप्त टूल है कि नहीं। जैसे कोई मैकेनिक है गाड़ी सुधारने वाला, अब अगर गाड़ी सुधारने के पूरे मैकेनिक के पास टूल्स होंगे तो निश्चित तौर पे वो जल्दी से गाड़ी सुधारेगा, अच्छे से गाड़ी सुधारेगा। तो ये केवल उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय प्रेम जी ने भी कहा और अवस्थी जी ने भी कहा, और आम तौर पे आम जनता के मन में भी ये बात आती है, क्योंकि पुलिस पर निश्चित तौर पर लोगों को चूंकि अपेक्षाएं सबसे ज्यादा हैं, तो अगर हमारा पुलिस वाला कहीं पर भी थोड़ा सा अपने अधिकारों को लेकर के,
अपने कर्तव्य को लेकर कुछ ज्यादा है तो वो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा आलोचना का विषय बनता है और वो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आया है और इस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में आपको अंतिम निर्णय करने तक के अधिकार दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस की जो जवाबदारी है वो भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो संवेदनशीलता है पुलिस की वो भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसा अभी प्रेम जी कह रहे थे कि संवाद से बड़े बड़े विषयों का समाधान हो जाता है, तो निश्चित तौर पे संवाद से ही सब कुछ होता है। और जब पुलिस अधिकारी और सारे शासकीय सेवक ये समझने लगेंगे कि जनता ही हमारी असली बॉस है और जनता जिस चीज में प्रसन्न हो वैसा ही हमें अपना चरित्र रखना चाहिए और वैसी ही हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, तो निश्चित तौर पे जनता का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि आम जनता भी तो ये चाहती कि आसपास सब तरह का वातावरण अच्छा रहे, सारी व्यवस्था ठीक चले, तो उनका भी हमें सहयोग मिलता है और हम हमारे कर्तव्यों को भी ठीक तरह से कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पे पुलिस की जवाबदारी बढ़ेगी, पुलिस को अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि ये व्यवस्था लगने से चुनौती पुलिस की बड़ी है, क्योंकि अभी तो आप ये कह सकते थे कि आपका ये काम थोड़ा सा लेट हो रहा है इसलिए आप अपराध को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए आप लैंड ऑर्डर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किंतु अब जब आपको वो अधिकार भी दे दिए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी चुनौती बड़ी है, आपसे अपेक्षाएं लोगों की बड़ी हैं। तो पुलिस को अब अधिक जवाबदारी के साथ में, अधिक संवेदनशीलता के साथ में अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कहीं पर भी किसी को ये कहने का अवसर न मिले कि पुलिस ने ज्यादती की है या पुलिस ने कोई पक्षपात किया है या पुलिस ने कहीं किसी तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तो ये पुलिस की जवाबदारी है। एक दो प्रश्न और जो आपने कहे थे जी, एक और टिप्पणी चाहूंगा सर मैं। जी, अब इनसाइड टुडे भी पत्रिका सर इसी मीडिया हाउस से निकलती है, इसके अलावा भी और समाचार पत्रों में मैंने एक लेख लिखा था, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, और फिर मैंने उसका दूसरा पार्ट लिखा कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। उसका मेन उद्देश्य था सचिन वाजे, अनिल देशमुख साहब और वहां के पुलिस कमिश्नर मुंबई परमवीर सिंह जी, ये तीनों की जो एंटीलिया कांड को लेकर जो गतिविधि थी उसको लेकर मैंने लिखा। उसमें मैंने अंत में ये लिखा कि पुलिस में अगर कोई जाति होती है, कभी भी पुलिस का अधिकारी कर्मचारी कोई भी जाति करता है तो हमारे सुपरविजन अफसर अत्यंत संवेदनशील रहते हैं इस विषय पे और वो कभी भी उसको बख्शते नहीं, चाहे वो उनका अंश ही क्यों ना हो। जैसे जलंधर में जाति की तो महादेव ने उसे नहीं बख्शा, इसी प्रकार पुलिस में भी अगर कोई निम्न श्रेणी का अधिकारी, चाहे वो एक ही पद निम्न क्यों ना हो, अगर वो कोई ऐसी जाति करता है तो उसको हमारे पुलिस अधिकारी जो सीनियर ऑफिसर थे वो उसे प्रॉपर दंडित करता है। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे के शर्मा साहब, प्रभाशंकर शर्मा साहब, उनकी एक टिप्पणी आई अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले। उन्होंने ये कहा कि ये तो पुलिस का राजनीति का और अपराधी तत्वों का घालमेल हो जाएगा। मैं आपकी स्पष्ट टिप्पणी चाहता हूं सर, तो मुझे मालूम है कि पुलिस पे जो भी आरोप लगते हैं वो मिसिंग टाइल सिंड्रोम जैसे होता है। एक आध वर्दी वाला है, जरा भी एक टाइल कहीं से मिस हो जाती है तो अलग से दिखती है कि एक टाइल यहाँ से मिस होगी। एक पुलिस वाला गड़बड़ करता है तो पुलिस की छवि खराब हो जाती है, जबकि 90-95% पुलिस वाले, आप लोगों का अनुभव है, आप इतने बड़े वकील हैं, आप समाज सेवी हैं, पुलिस वाले जाति नहीं करते, पुलिस की छवि वाकई बहुत अच्छी है। किंतु क्या ये टिप्पणी के शर्मा साहब ने जो की, ये क्या वर्तमान परिवेश में उचित है? उनकी टिप्पणी पे टिप्पणी करने का नहीं कह रहा हूं सर मैं, लेकिन आप अपने विचार बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा होगा कि घालमेल हो जाएगा? देखिए, इन सारे प्रश्नों का जवाब केवल इस विषय पर ही मिल जाता है कि हमारे देश में जहां जहां भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई है वहां सफलतापूर्वक चल रही है, वहां कहीं पर भी ये आवाज नहीं उठी कि इस आयुक्त प्रणाली को बंद कर दिया जाए। आज भी कोई ये नहीं कहता कभी कि पुलिस थाना बंद कर दो, पुलिस चौकी हटा दो। डिमांड यही होती कि पुलिस थाना खोल दो, पुलिस चौकी बढ़ा दो। आज भी रात में या शहर में कहीं पर भी आप निकल जाओ और पुलिस वाला, खाकी वर्दी वाला आपको दिख जाए तो अपने आप आदमी को थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि अब वो सुरक्षित है। तो पुलिस निश्चित तौर पे अपने कामों को पूरे समर्पण के साथ करती है और जब भी कभी कोई गलती करता है तो चूंकि यूनिफॉर्म सर्विस है हमारा, अगर एक व्यक्ति भी करता है तो पूरी पुलिस पर आरोप लगता है कि पुलिस ने ऐसा किया। पुलिस हमारी इतनी बड़ी है, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म सर्विस है तो एक पुलिस वाला भी गड़बड़ करेगा तो सबको दिखता है, वो आरोप पूरे पुलिस महकमे पर लगता है। इसीलिए आप देखिए कि जितनी तत्परता से हमारे यहाँ अगर किसी ने कोई कदाचरण किया है तो जो पुलिस में कार्रवाइयां होती हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां, वो आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो कि वैसी अनुशासनात्मक कार्रवाइयां और कहीं पर भी नहीं होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद
मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे अब जवाबदारी हमारे कंधों पर है, यानी पुलिस के कंधों पर है कि वो अपने आप को पुनः साबित करे कि अगर ये अधिकार उसे मिल गए हैं तो इन अधिकारों का वास्तव में हम जनता को क्या फायदा दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी तरह की व्यवस्था हो, वो अल्टीमेटली तभी सफल कही जा सकती है जब आम जनता को, उस शहर को, वहां के रहने वाले नागरिकों को उससे लाभ हो। तो हम उस सफलता को निश्चित तौर पे देखना चाहेंगे। और पुलिस की जो संवेदनशीलता है, पुलिस का जो सुलझा हुआ काम करने का रुख है, वो सब लोगों ने देखा हुआ है। और आज भी जो क्रेडिबिलिटी है पुलिस की हमारे समाज में, वो निश्चित तौर पे किसी भी तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं लगाती है। आज भी सब लोग पुलिस को विश्वास करते हैं। निश्चित तौर पे कहीं पे अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको ठीक भी किया जाता है। और मुझे विश्वास है कि कहीं कोई घालमेल नहीं होता, कहीं भी किसी तरह से मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो। सब लोग कुल मिलाकर के समाज के लिए ही काम करते हैं। कहीं पर थोड़ी बहुत गड़बड़ियां कभी हो सकती है निश्चित तौर पे, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम होता है तो उस सिस्टम में उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए भी हमारे बहुत सारे उपाय हैं। माननीय न्यायालय तो सर्वोपरि है ही, उसके अलावा जो हमारे विभागीय प्रक्रियाएं हैं वो भी सब साथ में रहती हैं। और इससे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे पुलिस की कोई दूरी हो जाएगी। ये पूरा एक सिस्टम है, हम सब लोग जो है एक सिस्टम के अंग है और सारे लोग हमेशा मिलकर के ही काम करेंगे। ये अभी आईएएस ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं श्री आईसीपी केसरी साहब, उन्होंने भी यही बात कही जो हमारे डीआईजी साहब कह रहे हैं कि ये अभी जल्दबाजी है ये कहना कि ये कितनी सफल होगी या विफल हो जाएगी। और ये कहने का कोई कारण नहीं है, कोई आधार ही नहीं है कि जब 70 महानगरों में ये प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रही है, सफलतापूर्वक चल रही है, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे यहाँ इसमें कोई विफलता होगी या असफलता होगी, बल्कि हम इसमें सफल होंगे। बहुत हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे डीजीपी महोदय अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं और हम इस नई प्रणाली का हृदय से स्वागत करते हैं।